गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अखिलेश कनंगो है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। सीपीसीटी हिंदी सीरीज में बेसिक कंप्यूटर के अंतर्गत आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी की आगे की श्रृंखला। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, क्या होती है, उसे कितने भागों में बांटा गया है, कंप्यूटर की मेमोरी में प्राथमिक मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। मैंने आपको समझाया था रैम के बारे में, यानी वोलेटाइल मेमोरी का एक प्रकार। और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं रैम के प्रकारों के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि मेमोरी बेसिकली दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी तथा द्वितीयक मेमोरी। मैंने आपको यह भी बताया था कि प्राथमिक मेमोरी अर्थात वह मेमोरी जिसमें डेटा प्रोसेस होता है परंतु हम स्टोर नहीं कर सकते। द्वितीयक मेमोरी कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं परंतु प्रोसेस नहीं कर सकते, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव इत्यादि। फिर मैंने आपको प्राथमिक मेमोरी के कुछ प्रकार बताए थे जिसमें आपको स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। प्राथमिक मेमोरी के तीन प्रकार होते हैं, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल और एक होता है कैशे मेमोरी। वोलेटाइल को हम बोल सकते हैं अस्थाई, जबकि नॉन वोलेटाइल को हम बोल सकते हैं स्थायी मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा कंप्यूटर के बंद हो जाने पर डिलीट हो जाता है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जिसमें रखा डेटा कंप्यूटर के बंद हो जाने पर डिलीट नहीं होता है। फिर वोलेटाइल के प्रकारों की बात करें तो हमने देखा था रैम, और आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं रैम के प्रकार। रैम का जो पहला प्रकार है, यहाँ पे रैम तीन प्रकार की, बेसिकली आपको रैम दो ही प्रकार की मिलेगी कई सारे बुक्स में, डी रैम और एस रैम। और जो तीसरा प्रकार है वो है एस डी रैम, दैट इज सिंक्रोनस डायनामिक रैम। यहां पर तीन प्रकार की रैम है, जिसमें पहला प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डी रैम। डी रैम मतलब डायनामिक रैम। डायनामिक रैम के अंतर्गत क्या क्या उसकी परिभाषाएं हैं उसको हमको समझना है। यदि मैं डायनामिक रैम यानी डी रैम मेमोरी की बात करूं तो डी रैम मेमोरी क्या है? बेसिकली डी रैम मेमोरी का पूरा नाम डायनामिक रैम होता है। डी रैम मेमोरी का पूरा नाम डायनामिक रैम होता है। यह जो मेमोरी है इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, मतलब हमें डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना होता है। स्टूडेंट्स, आप ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को याद रखें। सीपीसीटी में कई बार ये क्वेश्चन आया है, हम आगे चल के इसका आईसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। डी रैम मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि एस रैम मेमोरी को यानी स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, इसके बाद में अतः ये जो मेमोरी है वो एस रैम की तुलना में स्लो होती है। देखिए, ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इसमें आपको कंपैरिजन बताऊंगा मैं डी रैम और एस रैम के बीच में। डी रैम मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई बार क्या होता है, हमको दोनों के बीच में डिफरेंसेस पता होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनसे आपको डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। ये जो मेमोरी है वो एस रैम की तुलना में क्या होती है? स्लो होती है। ये मेमोरी एस रैम की तुलना में सस्ती होती है। अब ये स्लो होती है क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश करना होता है, ये सस्ती होती है क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश करना होता है, जबकि एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए वह फास्ट भी होती है और इसीलिए वो जो रैम होती है वो महंगी होती है। बिकॉज वो फास्ट है इसलिए महंगी है, ये स्लो है इसलिए सस्ती है। ओके, इस मेमोरी का प्रयोग मेन मेमोरी के रूप में किया जाता है, मतलब मेन मेमोरी मुख्य मेमोरी के रूप में हम इसका डी रैम का प्रयोग
कर सकते हैं। ओके, और ये जो मेमोरी है ये बिजली की खपत ज्यादा करती है, मतलब इसमें ये बिजली को भी ज्यादा खपत करती है, पावर कंजप्शन ज्यादा होता है, बिकॉज इसमें लीकेज का प्रॉब्लम, इसे बार बार रिफ्रेश करना होता है, इसलिए ये मेमोरी की खपत भी ज्यादा करती है। किसके मुकाबले? SRAM मेमोरी के मुकाबले। और ये जो मेमोरी है मुख्य रूप से कैपेसिटर्स के द्वारा, मतलब मेनली इसमें कैपेसिटर्स यूज होते हैं और कुछ ट्रांजिस्टर कम यूज होते हैं, लेकिन कैपेसिटर ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं SRAM मेमोरी की, यानी ये तो जो पॉइंट्स थे मैंने DRAM के बारे में आपको समझाए, अब मैं SRAM की अगर बात करूं, सो SRAM का पूरा नाम है स्टैटिक रैम। पूरा नाम क्या होता है इसका? इस मेमोरी का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैम। इस प्रकार की रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो DRAM के मुकाबले इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो मेमोरी है ये DRAM की तुलना में तेज होती है और महंगी भी होती है। तो ये DRAM के मुकाबले ये जो मेमोरी है ये तेज होती है और साथ ही साथ ये मेमोरी DRAM के मुकाबले महंगी भी होती है। इस मेमोरी का प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो डायनामिक रैम है उसका प्रयोग मेन मेमोरी के रूप में होता है, जबकि ये जो SRAM है इसका प्रयोग हम कैश मेमोरी के रूप में करते हैं। आपको एक बात ये याद रखनी है, इसे रिफ्रेश नहीं करना होता है, ये फास्ट इसलिए होती है और इसीलिए इसका प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। ये मेमोरी बिजली की खपत कम करती है क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। इसे मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? इसमें मेनली ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है, कैपेसिटर का यूज नहीं होता है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके इस मेमोरी को बनाया जाता है। तो ये मैंने आपको यहां पर बताया SRAM के बारे में और बताया DRAM और SRAM के बारे में। अभी मैं बात कर रहा हूं SYN रैम, दैट इज सिंक्रोनस DRAM, उसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो यदि मैं अभी इसके पहले हम एक काम करते हैं, SY के पहले हम ICQ ले लेते हैं, दैट इज ICQ 06 मेमोरी का, इसको हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सो इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, SRAM, DRAM, CD एंड ROM। निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? ये क्वेश्चन जो है CPCT में पूछा गया है। सो देखिए यहां पर बात हो रही है, 4 ऑप्शन है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, चारों में से एक सबसे तेज मेमोरी बतानी है। अब आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा, CD जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है, जबकि बाकी 3 जो है वो प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आती है। सो सेकेंडरी मेमोरी हमेशा प्राथमिक मेमोरी से स्लो होती है, तो CD तो ऑप्शन में आखिरी नंबर पे आएगा। और SRAM और DRAM रैम के प्रकार है, और ROM जो है वो अलग मेमोरी में आता है, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आती है। सो ऑब्वियस सी बात है, ROM से फास्ट होती है रैम, सो यहां पर ROM भी नहीं आएगा। अब आती है बात SRAM या DRAM। सो निम्न में से क्या आएगा? फास्ट कौन सी? मैंने अभी आपको बताया कि SRAM जो मेमोरी है ये सबसे तेज मेमोरी होती है, क्योंकि DRAM को हमको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए SRAM मेमोरी जो है वो किस मेमोरी है? वो सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ओके, तो ये उत्तर आ गया सिंपल। आपको ऐसे इस प्रकार से उत्तर देना है, इसको इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन करना है। ऐसा नहीं कि आपने देखा CD और मार दिया कि CD होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में कंप्यूटर साइंस सबसे टफ हो जाता है। अगर कंप्यूटर साइंस में लिखने जाओ तो बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शनल में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हमें चारों ही सही लगते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट ICQ मेमोरी के ऊपर। सो नेक्स्ट ICQ हमारा है कि इनमें से कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहां पर आ गया हमारे सामने कि कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। सो मैंने आपको भी बताया कि इन चारों मेमोरी में से ROM और CD को नहीं पड़ती, SRAM को भी नहीं पड़ती। कौन सी मेमोरी है? DRAM को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या आएगा? यहाँ पे सही उत्तर आएगा DRAM। ओके, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस का प्रयोग कर सकते हैं। नाउ अब SYN यानी सिंक्रोनस डायनामिक रैम के बारे में बात करें। सो इसका पूरा नाम होता है सिंक्रोनस रैम, सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। और ये जो रैम है
ये जो रैम है, इस प्रकार की रैम बार बार रिफ्रेश होती है। एक बात आप ध्यान रखें, देखें ध्यान से पूरे पॉइंट को समझें। यहां पर हमारे पास में 3 पार्ट है, डी रैम, एस रैम, SYN डी रैम। सुने, ध्यान से सुने। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और सिंक्रोनस डायनामिक रैम को भी आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। लेकिन डिफरेंसेस क्या है? डी रैम ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती है, जबकि मतलब एक्चुअली जबकि जो SYN रैम होती है वो रिफ्रेश होती है CPU की क्लॉक साइकिल से। किससे रिफ्रेश होती है? CPU की क्लॉक साइकिल से रिफ्रेश होती है SYN डी रैम। यानी ये डी रैम ही है लेकिन ये रिफ्रेश होती है, लेकिन ये रिफ्रेश होगी CPU की क्लॉक साइकिल से। अब यहां पे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है कि सर CPU की क्लॉक साइकिल किसे कहते हैं? ओके, तो मैं आपको क्लॉक साइकिल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली CPU की गति को, CPU की जो स्पीड है उसकी गति को दर्शाया जाता है क्लॉक साइकिल के द्वारा। CPU की जो गति है उसकी गति को हम दर्शाते हैं क्लॉक साइकिल से। क्लॉक साइकिल का मतलब होता है कि बेसिकली हम ये बोलते हैं कि एक क्लॉक साइकिल में मान लो कि ये आपका CPU का हमने बनाया, ये एक क्लॉक साइकिल में यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं, यहां से स्टार्ट करके इसको यहां से ऐसे लेके जाऊं, ये एक क्लॉक साइकिल यहां खत्म हो गई। फिर यहां से ऊपर स्टार्ट करके वापस लाके मैं अगर इसको फिर से यहां मिलाऊं, ओके, ये दूसरी क्लॉक साइकिल खत्म हो गई। अब यह क्लॉक साइकिल का क्या मतलब है? क्लॉक साइकिल का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक एक साइकिल में CPU कितने निर्देशों को एग्जीक्यूट कर देता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे कंप्यूटर की बात करूं, आप समझें बात को। अगर हम हमारे कंप्यूटर की बात करें तो यहां पर आपको क्लॉक साइकिल मिलेगा। ओके, ये देखिए यहां पर आपको मिलेगा 2.40 गीगाहर्ट्ज। 2.40 गीगाहर्ट्ज ये मेरी गति है, ये मेरी CPU की क्लॉक साइकिल है, दैट इज 2.40 गीगाहर्ट्ज। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2.40 गीगाहर्ट्ज। ये जो है ये मेरे CPU की क्लॉक साइकिल है। दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स मेरा जो CPU है वो यहां से लेकर एक बार में यहां से लेकर यहां तक 2.40 कितना 2.40 गीगाहर्ट्ज इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को एग्जीक्यूट कर देगा। ये होता है क्लॉक साइकिल। दैट मीन्स इतनी स्पीड है मेरे CPU की। दैट मीन्स CPU की गति को क्लॉक साइकिल से दर्शाते हैं और यहां से लेके यहां तक जैसे ही आपकी रैम रिफ्रेश कब होगी, ये वाली ये जो रैम है रिफ्रेश कब होगी? जब CPU यहां से लेके यहां तक आएगा ये रिफ्रेश हो जाएगी। फिर CPU यहां से लेके अगली क्लॉक साइकिल पे जाएगा, फिर रिफ्रेश हो जाएगी। ऐसे करते करते ये क्लॉक साइकिल टू क्लॉक साइकिल रिफ्रेश होती है। सो डिफरेंसेस, अगर मैं आपको डिफरेंसेस की बात करूं, सो क्या डिफरेंसेस हुआ डी रैम और SD रैम में? क्या डिफरेंसेस हुआ? डी रैम यह मेमोरी रिफ्रेश होती है, बार बार हमें रिफ्रेश करना होता है, लेकिन क्लॉक साइकिल से नहीं होती। लेकिन SD रैम वह मेमोरी है जो CPU की क्लॉक साइकिल से रिफ्रेश होती है। क्लॉक साइकिल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। SRAM रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है बार बार, इसलिए उसका प्रयोग हम कैश मेमोरी के रूप में कर सकते हैं। ओके, तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आई। अब ICQ हम एक और ले लेते हैं। तो ICQ है निम्न में से किसके द्वारा CPU की गति को दर्शाया जा सकता है? ये CPCT का क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको जस्ट समझाया कि निम्न में से किसके द्वारा CPU की गति को दर्शाया जा सकता है। नंबर 1 बॉड, नंबर 2 क्लॉक साइकिल, नंबर 3 बिट्स एंड नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सो देखिए जो यहाँ पर बॉट आपको दिख रहा है, ये जो बॉट है ये बॉट होता है मॉडेम की गति को दर्शाने के लिए। ये बॉट का प्रयोग हम करते हैं मॉडेम की गति को दर्शाने के लिए। बेसिकली CPU की गति को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं?
क्लॉक साइकिल का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसके बारे में बतलाया, तो आपको ये चीजें समझ में आई है। तीनों डिफरेंसेस मैंने आपको बताए। अभी आप समझें जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर तीनों पार्ट मैंने बताया। रैम के 3 भाग, डी रैम, एस रैम और एस वाई यानी सिंक्रोनस डायनामिक रैम के बारे में मैंने आपको बताया। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इतने पोर्शन में जितना मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जिसमें रखा डेटा कंप्यूटर के बंद होने पर डिलीट नहीं होता है ना। मतलब स्थायी मेमोरी, यानी स्थायी मेमोरी मतलब डेटा इसमें परमानेंट स्टोर रहता है। ओके, सो ऐसी मेमोरी जो होती है ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। तो मैं अगर नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में बात करूं तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? इस मेमोरी में रखा डेटा कंप्यूटर के बंद हो जाने पर डिलीट नहीं होता है। कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसमें सिर्फ डेटा या निर्देशों को चिप निर्माण करने वाली संस्था के द्वारा ही स्टोर कर दिया जाता है। देखिए, इस प्रकार की मेमोरी में रखा डेटा जो है वो हम नहीं डालते। कौन डाल देता है इस प्रकार की मेमोरी में डेटा? जो मैन्युफैक्चरर है, जिसने मदरबोर्ड बनाया है, जिसने चिप डिजाइन किया है, वो मैन्युफैक्चरर कंपनी इसमें डेटा डाल देती है। ओके, और इसके कई प्रकार हैं जैसे रोम, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? इस प्रकार की मेमोरी में रखा डेटा कंप्यूटर के बंद होने पर डिलीट नहीं होता है। जबकि वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? इस प्रकार की मेमोरी में रखा डेटा कंप्यूटर के बंद हो जाने पर डिलीट हो जाता है। उसमें हम डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना भाई? अब आगे बढ़ते हैं हम, तो हम बात करते हैं रोम के बारे में। रोम, ओके, हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं अब? रोम के बारे में। तो रोम का पूरा नाम, ये रोम किसका प्रकार है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसे हिंदी में कहते हैं केवल पठनीय मेमोरी। क्या कहते हैं? रीड ओनली। रीड मतलब पढ़ना, ओनली मतलब केवल, मेमोरी केवल पठनीय मेमोरी। ये कंप्यूटर की वह मेमोरी है जिसमें डेटा तथा निर्देशों को सिर्फ पढ़ा जा सकता है परंतु कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। यानी इस प्रकार की मेमोरी में डेटा को सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, हम नया डेटा कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। इसे मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही एक बार राइट करके दिया जाता है। बेसिकली जब कंप्यूटर आपका बन रहा होता है, जब उसमें चिप निर्माण होता है, इस प्रकार की मेमोरी में डेटा का निर्देश मैन्युफैक्चरर कंपनी, चिप बनाने वाली कंपनी के द्वारा डाल के आपको दे दिया जाता है। ओके, अब रोम में कंप्यूटर फंक्शनलिटी के संबंधित निर्देशों को स्टोर किया जाता है जिसमें कंप्यूटर को चालू करना भी शामिल है। इसे बूटिंग कहते हैं। बेसिकली देखिए, एक्चुअल में रोम में कौन सा ऐसा डेटा रखेंगे जो डेटा हम नहीं डालते, हम सिर्फ पढ़ते हैं। तो देखिए, ये डेटा हम भी नहीं पढ़ते। बेसिकली ये जो डेटा होता है इसमें कई प्रकार की ऐसे डेटा होते हैं जिनकी जरूरत हमको पड़ती है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में। और आप सभी को पता होगा कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस बूटिंग कहलाती है। इस प्रोसेस के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। ये प्रोसेस मैं आगे आपको समझाऊंगा। इस प्रकार की प्रोसेस बूटिंग कहलाती है। बहुत बड़ी प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में के को चलाने के लिए जो डेटा रखते हैं, निर्देश रखते हैं, वो मैन्युफैक्चरर ने रोम में ही डाल के हमको दिया हुआ है। वो ऑटोमेटिक स्वतः एक प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली चलता है जब आपका कंप्यूटर शुरू होता है, चालू होता है फर्स्ट टाइम में। ओके, कोल्ड बूटिंग, आपको पता होगा बूटिंग भी 2 प्रकार की होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। नाउ, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब इसमें स्टोर डेटा हमेशा के लिए उपलब्ध रहता है। डेटा हमेशा उपलब्ध रहता है और पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा डिलीट नहीं होता, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है की श्रेणी में से रखा गया है। और यह भी एक कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी ही होती है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रकार की तरफ, दैट इज प्रोम। तो प्रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, रोम और प्रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी का मतलब यहाँ पे प्रोग्रामेबल है। इस मेमोरी चिप में डेटा एक ही बार राइट किया जाता है। डेटा आपको एक ही बार प्रोग्राम की सहायता से आप डाल सकते हो, और बाद में ये जो मेमोरी है ये रोम के जैसा ही बिहेव करती है। इसका व्यवहार जो है वो रोम जैसे ही होता है। मतलब इसका मतलब है डेटा एक बार आप डाल सकते हो, दूसरी बार आप सिर्फ डेटा को पढ़ सकते हो, तीसरी बार पढ़ सकते हो। आप बार बार डेटा को सिर्फ पढ़ सकते हो, इसमें बार बार डेटा को आप डाल नहीं सकते। प्रोम में डेटा राइट करने के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें प्रोग्राम्स कहते हैं, या इसे प्रोम बर्नर भी कहा जाता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं ईपी रोम की तरफ। ईपी रोम, इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी में डेटा को मिटाया जा सकता है, और मिटाने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट रेज का प्रयोग करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज मतलब पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों की सहायता से इसमें रखा डेटा मिटाया जा सकता है। ओके, तो अंतर आपको समझ में आ रहा है। रोम का मतलब होता है केवल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम मतलब एक बार लिख सकते हैं, फिर बार बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ईप्रोम मतलब आप डेटा को मिटा सकते हैं, परंतु मिटाने के लिए आप प्रयोग करते हैं पराबैंगनी किरणों का। ओके, मतलब मिटा के आप डेटा को लिख सकते हैं। ओके, डबल ईप्रोम का मतलब होता है, इस प्रकार की मेमोरी का पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईप्रोम और डबल ईप्रोम में क्या डिफरेंसेस हुआ? ईप्रोम में डेटा को मिटाया जाता है पराबैंगनी किरणों के द्वारा, लेकिन डबल ईप्रोम में डेटा को मिटाया जाता है विद्युत पल्सेस के द्वारा, इलेक्ट्रिकल चार्ज के द्वारा डेटा को मिटाया जाता है। विद्युत की सहायता से डेटा को मिटाकर नया डेटा कई बार नया डेटा डाला जा सकता है। यानी आप इसमें डेटा बार बार मिटा सकते हैं, नया डेटा लिख सकते हैं, फिर वापस यूज कर सकते हैं इसमें डेटा को। तो यह अन्य रोम से थोड़ी सी धीमी मेमोरी होती है। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने समझा नॉन वोलेटाइल रैम के प्रकार, पहले डी रैम, एस रैम, सिंक्रोनस डी रैम, इनके बारे में। फिर हमने समझा नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें हमने समझा रोम के बारे में। रीड ओनली मेमोरी, केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है, नया डेटा नहीं लिखा जा सकता। इसमें जो डेटा डाल के भेजा जाता है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा दे दिया जाता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ डेटा को पढ़ सकते हैं, और हम भी नहीं पढ़ते, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस होती है। प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें रखा डेटा प्रोग्राम की सहायता से लिखा जा सकता है, और बाद में ये रोम के जैसा ही बिहेवियर करती है, मतलब डेटा को बाद में आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। ईपी रोम इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है डेटा को इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब होता है डेटा को मिटाया जा सकता है कई बार और नया डेटा लिखा जा सकता है, लेकिन ये काम होता है पराबैंगनी किरणों के द्वारा। और डबल ईप्रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दैट मीन्स विद्युत की सहायता से डेटा को कई बार मिटा के कई बार नया डेटा लिखा जा सकता है। ये चारों जो है नॉन वोलेटाइल होती हैं, स्थायी मेमोरी होती है। इनमें रखा गया डेटा कंप्यूटर के बंद होने पर डिलीट नहीं होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में। इसी श्रृंखला में आगे हम डिस्कस करेंगे कैश मेमोरी के बारे में। फिर हम सेकेंडरी मेमोरी की तरफ जाएंगे, जहां हम हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और बाकी जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में, मेमोरी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आपको पहले नोटिस आ जाए। ओके, और अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं आप प्लीज़ इस बारे में बताएं मुझे। अगर कोई डाउट है तो बताएं, कोई सजेशन है तो मुझसे शेयर करें, ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।